हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। और फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन की सीरीज में आज हम आपके फार्माकोलॉजी से लेके आए हैं आपका फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक, एडवर्ड रिएक्शन और आपके क्लिनिकल स्टाइल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट होता है। यदि बात करें फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस के, तो फार्माकोलॉजी की मेजर हम बात करें तो आपके फार्माकोकाइनेटिक्स होगा। सेकंड पार्ट क्या होता है आपका फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब क्या होता है, लाइक आपका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एस्केलेशन। और फार्माकोडायनेमिक की बात करें तो फार्माकोडायनेमिक्स मतलब हम डिस्कस करेंगे आपका मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिएक्शन। ठीक है, ड्रग से हम लोग थेरेप्यूटिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आपका साइड इफेक्ट, एडवर्ड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ड्रग इंटरेक्शन से रिलेटेड आपके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। एडवर्ड ड्रग रिएक्शन के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग आपके ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में हम लोग आपका प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल स्टाइल को डिटेल में स्टडी करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एमसीक्यू की हेल्प से हम क्या करेंगे, चीजों को आपको लर्न करेंगे। तो चलिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे फार्माकोकाइनेटिक्स से पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू द जीआईटी। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये आपका हो गया जीआईटी, ये आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो साइट ऑफ एडमिट, आप जब कोई टेबलेट ले रहे हैं, ठीक है, सपोज ये आप टेबलेट ले रहे हैं, ये हो गया आपका माउथ वाला रीजन। तो यहाँ से टेबलेट आएगा आपका कहाँ, स्टोमक या इंटेस्टाइन वाले पार्ट से, और यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ कहाँ पर, आपके ब्लड में। तो यहाँ पर आपका ब्लड का, आपका ड्रग का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये आपका टैबलेट है, सपोज ये क्या है आपका टैबलेट, और ये जो टैबलेट है आपका, ये माउथ से कहाँ आ रहा है, आपके स्टोमक से कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड। तो ये प्रोसेस क्या होगा आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन बात करें तो मूवमेंट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज नोन एज द ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन की जब भी बात करेगा तो आपको समझ लेना है ब्लड का बात कर रहे हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन के डेफिनेशन क्या होता है आपका, मूवमेंट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज नोन एज द ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब हम किसी चीज को ओरली लेते हैं तो आपके जीआईटी ट्रैक्ट से होते हुए साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड में जाने का जो प्रोसेस है, जो मूवमेंट्स होता है ड्रग्स के, इनको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर मैकेनिज्म पूछा गया कि किस तरीके से ये जीआईटी को क्रॉस करके आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपके जो ड्रग्स है, जो मेडिकेशन है, जो आपने एडमिनिस्ट्रेट किया है, वो किस तरीके से ओरल रूट से आपका क्रॉस करेगा। ठीक है, आपके इस सेल मेम्ब्रेन को। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले होता है आपका पोर ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो आपके सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में आपके क्या होते हैं, स्मॉल आपके पोर्स होते हैं। तो पोर्स के थ्रू भी क्या हो सकता है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी मेडिसिन आपके ब्लड में या फिर बोल सकते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इंटर कर सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट पे वर्क किया जाता है। मतलब यहाँ पर चीजें आपके लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट करती है, और यहाँ पर आपको किसकी नीड होगी, एटीपी की नीड होगी। ठीक है, एक आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और एक होता है आपका पेसिव डिफ्यूजन। पेसिव डिफ्यूजन जो होता है ये आपका क्या होता है, विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये वर्क करता है। मतलब चीजें आपकी यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन आपकी मूव करती हैं, और मैक्सिमम जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में, वो आपके पेसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या होता है, ड्रग्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और पेसिव डिफ्यूजन में आपको एनर्जी की नीड नहीं होती है। ठीक है, जहां पर भी पेसिव वर्ड आएगा, पेसिव डिफ्यूजन, तो समझ लेना है कि यहाँ पर आपको कोई भी एनर्जी नहीं लगेगा, एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन जहां पर आपको एक्टिव की बात करें तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या लगेगा, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एनर्जी की नीड होगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको एनर्जी की नीड होगी, तो याद रखना है आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पर क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीजें क्या होती हैं, आपका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड में इंटर करेगा। मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन आपका क्या होगा, ड्रग का या किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होगा। नेक्स्ट बोलते हैं आपके इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में क्या होता है, एक वेसिकल्स के थ्रू क्या होता है आपका, वेसिकल्स के थ्रू आपका, वेसिकल्स के थ्रू क्या होता है आपका, मूवमेंट होता है ड्रग्स का। थोड़ा सा समझते हैं इस वेसिकल्स का मतलब। ठीक है, वेसिकल्स के थ्रू कैसे ये मूवमेंट होगा आपका, सपोज ये आपका सेल है, ये आपका हो गया सेल, तो सेल में कुछ क्या होते हैं, वेसिकल्स का फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये वेसिकल्स क्या करेंगे, ये आपके इनसाइड द सेल। ठीक है, सपोज ये आपका कोई ड्रग है, तो ड्रग को क्या कर रहा है, आपका ये ड्रग मटेरियल है, इसको इनसाइड द सेल क्या कर रहा है, एंट्री करा रहा है। कौन, इस वेसिकल के थ्रू चीजें हो रही है। ठीक है, क्या है आपका
वेसिकल्स। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आपका इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, इंडोसाइटोसिस में आपका जब कोई भी ड्रग, ये आपका सेल है, ये आपका सेल है, ये आपका ड्रग है, इसको यहाँ पर एंट्री लेना है, तो ये क्या करेगा, इस वेसिकल्स के थ्रू आपके इनसाइड द सेल इंटर करेगा। ये जो प्रोसेस है ड्रग का मूवमेंट, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। और सपोज यही चीज क्या होगा, आपका कोई लिक्विड रहे, ये तो हो गया ड्रग आपका सॉलिड, और सपोज आप जब हम लोग क्या लेते हैं ड्रग को, ठीक है, या कोई भी मेडिकेशन को किसी लिक्विड फॉर्म में हम ले रहे हैं, तो लिक्विड होगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आपका पिनोसाइटोसिस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पिनोसाइटोसिस। तो याद रखना पिनोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, या और इसी को और क्या बोल सकते हैं, सेल ड्रिंकिंग। कई बार एग्जाम में पूछता है सेल ड्रिंकिंग, तो क्योंकि हम पीते किसको हैं आपका लिक्विड वाले चीजों को, तो इस प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस को और क्या बोलते हैं हम लोग, सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। और सपोज वही चीजें क्या हो, सॉलिड हो, तो सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड चीजों को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। और इसको बोलते हैं सेल ईटिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल ईटिंग, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है फेगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, सेल ईटिंग को बोलते हैं, ठीक है। और दोनों प्रोसेस किस में आ जाएगा, इंडोसाइटोसिस। इंडो मतलब क्या होता है, साइटोसिस मतलब सेल्स के अंदर चीजों को इंटर कराना, किसके थ्रू, वेसिकल्स के थ्रू। क्या करना है, ये आपका वेसिकल्स है, वेसिकल्स के थ्रू चीजों को इंटर कराना, ठीक है, आपके सेल्स के अंदर में। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस चीजों को इंटर करा रहे हैं। यदि कोई लिक्विड चीजों को इंटर करा रहे हैं वेसिकल्स के थ्रू सेल्स के इनसाइड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, पिनोसाइटोसिस, या इसी को बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। क्योंकि पिनो से याद रखना है, ड्रिंक कर रहे हैं तो किसको, पानी जैसे पीते हैं ना, इस तरीके से याद रखना है। तो पिनोसाइटोसिस को क्या बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग। और सपोज कोई सॉलिड वाले चीजों को क्या कर रहा है, सॉलिड वाली चीजों को आपका सेल इंगल्फ कर रहा है, ठीक है, सेल ईट कर रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को सेल ईटिंग। और ये दोनों प्रोसेस किस में आ जाएगा आपका, इंडोसाइटोसिस। मेटास्टेसिस ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, मेटास्टेसिस जो टर्म होता है वो आपका कैंसरस सेल के लिए यूज किया जाता है। ये जो टर्मिनोलॉजी किसके लिए है आपका, कैंसर से रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये कोई प्रोसेस नहीं होता है आपके ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। आपको मैंने एक शॉर्ट में आपका प्रोसेस भी बता दिया कि किस तरीके से आपका ड्रग एब्जॉर्ब होता है आपके जीआईटी के थ्रू हमारी बॉडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग बाय द पेसिव डिफ्यूजन इज द मैक्सिमम इन। तो याद रखना मैक्सिमम ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहां होगा आपका, ये जीआईटी का हमेशा याद रखना है आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट से मैक्सिमम ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, इस वाले पार्ट से, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट से मैक्सिमम ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, तो आपके स्टोमक में क्या रिलीज होता है, HCl, मतलब हमारे स्टोमक का जो इन्वायरमेंट क्या है, एसिडिक। तो याद रखना एसिडिक ड्रग जो होगा आपका, एसिडिक ड्रग मैक्सिमम कहां एब्जॉर्ब होगा आपका, स्टोमक रीजन पे। बेसिक ड्रग मैक्सिमम कहां एब्जॉर्ब होगा, बेसिक ड्रग आपका, ये आप बोल सकते हैं जो इन ड्रग का नेचर क्या है, अल्कालाइन नेचर का जो ड्रग्स हैं इनका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां से होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाले, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नेचर होता है वो क्या होता है आपका एल्कालाइन नेचर है। और जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि ड्रग आपका, हम यह बात नहीं करेंगे एसिडिक या बेसिक का, जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, तो आपको आंसर क्या करना है, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी किसके थ्रू, पेसिव डिफ्यूजन। मैंने अभी डिस्कस किया हुआ था, पेसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, मैक्सिमम ड्रग के एब्जॉर्प्शन होते हैं। तो जनरल आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिमम ड्रग के एब्जॉर्प्शन किस रूट से होगा, कहां पर होगा, तो आपको याद रखना है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मैक्सिमम जो आपके एसिडिक ड्रग है इनका एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, तो आपका आंसर होगा स्टोमक से, क्योंकि स्टोमक का नेचर क्या होता है, स्टोमक का नेचर होगा आपका एसिडिक। तो एसिडिक ड्रग आपके मैक्सिमम कहां से एब्जॉर्ब होंगे, आपके स्टोमक वाले पार्ट से। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मैक्सिमम जो आपके बेसिक नेचर वाले ड्रग्स होते हैं इनका एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जनरल की भी बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अबाउट द एसिडिक ड्रग ट्रू स्टेटमेंट इज, एसिडिक ड्रग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बेस्ट एब्जॉर्ब इन द एसिडिक मीडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए। अभी मैंने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, क्योंकि स्टोमक पे आपका एसिडिक इन्वायरमेंट मिलेगा तो वहां पर इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर ए।
और यहीं पर क्वेश्चन पूछ देता अबाउट द बेसिक ड्रग थ्रू स्टेटमेंट। यदि बेसिक ड्रग के बारे में होता तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेस्ट एब्जॉर्ब्ड इन द एल्कलाइन मीडिया। और एल्कलाइन मीडिया कहाँ मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका आंसर क्या होता है बी। यदि क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं तो बेसिक ड्रग, तो इसका आंसर सेकंड वाला आ जाता है। ठीक है, चलिए देख यहाँ पर देखिए चीजों को एक फ्लो चार्ट के थ्रू में आपको बताया गया है कि ये आपका जीआईटी का क्या है, आपका एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो आपके वीकली एसिडिक ड्रग होते हैं, लाइक एग्जांपल मैं बात करूं आपका एस्प्रिन, ये आपके एसिडिक पीएच में जो एसिडिक इन्वायरमेंट मिलेगा, तो यहाँ पर ये ड्रग क्या होगा, आपका अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म या फिर न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा, किसी प्रकार के कोई भी आयंस नहीं होंगे। और यहाँ पर इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका बेटर होगा, कहाँ पर, एब्जॉर्प्शन होगा स्टोमक के थ्रू। ठीक है, स्टोमक के थ्रू एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं जो आपके वीकली बेसिक ड्रग होते हैं, लाइक आपके मॉर्फिन और क्यूनिडीन, इनका जो नेचर हो क्या है, अल्कलाइन नेचर का है। जो मैक्सिमम क्या होता है आपके एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ से, आपके इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में इनका नेचर क्या होता है, आपका अनआयोनाइज्ड फॉर्म। और एक बात याद रखना, जो ड्रग्स अनआयोनाइज्ड फॉर्म होते हैं इनमें बेटर एब्जॉर्ब होते हैं एज कम्पेयर टू आयोनाइज्ड फॉर्म। आयोनाइज्ड फॉर्म मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब किसी ड्रग पे क्या आ जाए, चार्ज आ जाए। और जैसे किसी ड्रग का आयोनाइज्ड फॉर्म में जब कोई भी ड्रग्स है तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, आपका स्लो होता है। और जब कोई ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है तो उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। ठीक है, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी है कि जो एसिडिक ड्रग है वो मोर रैपिडली आपका एब्जॉर्ब होता है स्टमक से, और जो बेसिक ड्रग है वो मोस्टली आपके एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ से, इंटेस्टाइन वाले पार्ट से। और थोड़ा सा एक और स्टेटमेंट आपको पढ़ लेना है। ठीक है, याद रखना जो आपका एल्ब्यूमिन होगा, तो एल्ब्यूमिन क्योंकि आपके सेल मेम्ब्रेन, आपके प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होते हैं और भी आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना जो आपके एसिडिक ड्रग होंगे वो मैक्सिमम आपके एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ जाके बाइंड करते हैं। ठीक है, यदि मैं बाइंडिंग एफिनिटी की बात करूं। और जो बेसिक नेचर के होते हैं, तो बेसिक नेचर के होते हैं आपका अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से जाकर बाइंड होते हैं। आगे इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाइंडिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट बायोबिलिटीज। ठीक है, बायोबिलिटीज का आपका फॉर्मूला पूछ दिया हुआ है। तो बायोबिलिटीज हो गया, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा एरिया अंडर कर्व ओरली डिवाइडेड बाई एरिया अंडर कर्व आईवी इनटू 100। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं बायोबिलिटीज क्या होता है। बायोबिलिटीज मतलब होता है कितने रेट से, देखिए डेफिनेशन को समझिए, कितने रेट से जा रहा है। ठीक है, और कितना अमाउंट में जा रहा है। एक्सटेंड मतलब कितने अमाउंट में जा रहा है और कितने टाइम में जा रहा है। इसको आप टाइम से मेंशन कर, रेट मतलब इसको टाइम को डिनोट करा है। मतलब बायोबिलिटीज मतलब कितना टाइम और कितने अमाउंट में ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है और अनचेंज फॉर्म में, कहां पर, आपका ब्लड में। कहां पर हो रहा है, आपका फॉर्म ऑफ ए ड्रग्स एज अ डिटरमाइंड बाय द कंसंट्रेशन। इनको जो डिनोट करने के लिए आपका ग्राफ होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक ग्राफ होगा, जिससे हम लोग इसको बायोबिलिटीज, किसी भी ड्रग का बायोबिलिटीज को हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ए ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग्स। ठीक है, कितने अमाउंट में आपका ड्रग्स क्या हो रहा है और कितने स्पीड से आपका ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है आपके इन द अनचेंज फॉर्म। याद रखना अनचेंज फॉर्म में कहां पर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज नोन एज द बायोएबिलिटीज। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। और हमेशा याद रखना जब हम किसी ड्रग को आईवी रूट से देते हैं इंट्राविनस, तो वहां पर बायोएबिलिटीज क्या होता है, आपको 100% मिलता है। क्योंकि हम लोग आईवी में क्या करते हैं, डायरेक्टली चीजों को इंजेक्शन के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर कहाँ पर लगाते हैं, आपके वेन में। तो वेन में से लगाएंगे तो डायरेक्टली आपका ड्रग कहाँ पर जाएगा, 100% आपका कहाँ जाता है, चीजें आपका ब्लड पे। तो याद रखना आईवी रूट से जब हम देंगे तो 100% बायोबिलिटीज आपको ऑब्टेन मिलेगा, बाकी किसी भी रूट में आपको 100% बायोबिलिटीज नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, आपका ब्लड कहाँ गया, आपका एब्जॉर्प्शन के बाद आपका ड्रग्स कहाँ पर आ गया, आपके ब्लड में। और ब्लड के थ्रू क्या होता है, ये ओवरऑल बॉडी में क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके लिपिड सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, ड्रग का लिपिड सॉल्युबिलिटी नेचर का होगा यदि ड्रग, तो मोर आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस ड्रग का। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के साथ यदि ड्रग आपका जाके बाइंड हो रहा है, ये भी उसके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ ए ड्रग को भी। ठीक है, यदि ड्रग आपका आयोनाइज हो जाता है तो बहुत कम इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है,
और प्रेजेंस ऑफ द फूड इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि फूड कहाँ पर होगा आपका, फूड तो आपके स्टमक में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, तो ब्लड में तो आपका फूड प्रेजेंट नहीं होगा, तो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द फूड किसका फैक्टर हो सकता है, एब्जॉर्प्शन के लिए। ड्रग को एब्जॉर्प्शन के लिए यदि कोई ड्रग्स है जिसको आपको इम्पीटी स्टमक में लेना था, बट प्रेजेंस ऑफ द फूड से क्या हो सकता है, फूड के प्रेजेंस में उसकी एक्टिविटी चेंज हो सकती है, मत या फिर बोल सकते हैं उसका एब्जॉर्प्शन रेट स्लो हो सकता है, बट डिस्ट्रीब्यूशन में आपका फूड का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। देख लीजिए, पीके ऑफ द वैल्यू, ठीक है, पर्टिकुलर ड्रग का आप एक स्पेशल पीके होता है, तो ये भी आपका अफेक्ट करेगा चीजों को। लिपिड सॉल्बिलिटी पार्टीशन कोफिशिएंट रेशियो भी अफेक्ट करेगा ड्रग का, ठीक है। फिर बात करते हैं डिग्री ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जो आपके प्लाज्मा में जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग्स होते हैं, कितना इसके साथ ये जाके बाइंड कर रहा है, तो ये डिग्री भी डिपेंड करता है कितना डिग्री में आपका या कितना परसेंट आपका ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर रहा है, ये भी डिपेंड करेगा। और ज्यादा बाइंड होगा प्लाज्मा प्रोटीन से तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर बात करते हैं एफिनिटी फॉर द डिफरेंट टिश्यू, ठीक है, जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होंगे वो क्या होगा, आपके टिश्यू से आपके ज्यादा बाइंड हो जाएंगे, टिश्यू से जाके इजीली बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है चीजें आपका कि एफिनिटी कितना एफिनिटी है वो आपके टिश्यू के साथ जाके बाइंड होने के लिए, ठीक है। और आपका फेट बॉडी मास इंडेक्स रेशियो भी डिपेंड करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन। और कुछ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिरोसिस, लिवर डिजीज है सिरोसिस, और यूरीमिया, ये जो डिजीज कंडीशन है ये भी आपके पेशेंट के ड्रग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट फैक्टर हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉट द हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग, ठीक है। तो आपका एनसेड क्लास की जो ड्रग्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, आपकी हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स होते हैं, ठीक है, एनसेड क्लास के ड्रग्स होते हैं। फिनिटोइन भी आपका क्या होता है, मैक्सिमम आपका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड हो जाता है इसमें। फिर बात करते हैं लिथियम, वारफेरिन में भी होता है, ठीक है। लिथियम की बात करें तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, लो आपका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एफिनिटी होता है, बाकी सभी में क्या है, हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एफिनिटी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख लेते हैं, ड्रग का लिस्ट देख लेते हैं जिनमें क्या है, मैक्सिमम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एफिनिटी होता है, ठीक है। बात करते हैं वारफेरिन, तो वारफेरिन क्या होता है आपका एंटीकोगुलेंट, ये भी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो सकता है, और जो चीजें प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जाके बाइंड होगा तो वो फ्री ड्रग्स नहीं बचेगा, तो ये क्या, जितने टाइम तक ये बाइंड रहेगा तब तक उस ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ये एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखना, वारफेरिन हो गया, टॉलब्यूटामाइड हो गया जो आपका एंटी डायबिटीज ड्रग, फ्यूरोसिमाइड जो आपका डायबिटीज ड्रग है, क्लोफाइब्रेट हो गया एंटी लिपिडर्मिक ड्रग हो गया आपका, सल्फोनामाइड एंटी बैक्टीरियल ड्रग हो गया, डाइजेपाम हो गया जो सेडेटिव हिप्नोटिक में यूज होता है, स्लीपिंग पिल हो गया आपका, सैलिसिलेट जो एनसेड क्लास के ड्रग्स होता है, एस्प्रिन हो गया आपका, फिनाइलब्यूटाजोन हो गया आपका पेन किलर हो गया, ठीक है। इंडोमेथासिन भी क्या है, पेन किलर हो गया, और आपका फिनिटोइन जो एपिलेप्सी में यूज होता है। ये सारे ड्रग्स का नेचर क्या है, सम हाईली, ये क्या होता है, हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है, ये प्लाज्मा प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाते हैं और लंबे टाइम तक ये बाइंड होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से, और जब तक ये बाइंड रहेंगे तब तक इन ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओनली फ्री फॉर्म में जो ड्रग्स होते हैं वही ड्रग्स क्या शो करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। व्हाट डज लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग मीन, ठीक है, किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है, लो है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि लो बायोबिलिटी कोई रिलेशन नहीं होता है, बायोबिलिटी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। डज नॉट एक्यूमुलेट इन द टिश्यू, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये अभी टिश्यू में क्या है, मैक्सिमम टिश्यू में क्या है, एक्यूमुलेट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो आपके हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो जाके कहाँ पर आपका, इनकी एफिनिटी ज्यादा होती है टिश्यू साइड पे, और ये आपके टिश्यू में ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, करेक्ट आंसर डज नॉट एक्यूमुलेट इन द टिश्यू, ठीक है। जो टिश्यू में एक्यूमुलेट नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे कि मतलब उस ड्रग का क्या है, लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। और हाईली वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका लिपिड सॉल्युबल नेचर का होगा, और हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आपके टिश्यू में सेल्स में जाके क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, और इसका फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है, फार्मूला देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला देख लीजिए, ठीक है। क्या होता है आपका, अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी, अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी, हमारे बॉडी में कितना अमाउंट है ड्रग का डिवाइडेड बाय द
प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। और प्लाज्मा में ब्लड में कितना आपका ड्रग का कंसंट्रेशन है, इस पे डिपेंड करता है कौन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या है, एक इमेजिनेशन है, ठीक है, एक एजम्पशन है, मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम पर्टिकुलर कभी भी हम ऐसा प्रिडिक्ट, ये प्रिडिक्शन बोलेंगे, ठीक है, ये चीजों को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम सेल्स पे कितना ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन चीजों को हम कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बट इसके एक वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के इस फॉर्मूला से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, एक एजम्पशन बना सकते हैं कि इतना प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उस ड्रग का, और इतना अमाउंट हमने बॉडी में लिया हुआ है, ठीक है, ड्रग में आपका इतना अमाउंट है, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू इसका लेवल क्या है ड्रग, तो इसके बेस पे हम उस ड्रग का एक एजम्पशन के रूप में हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर ड्रग का। नेक्स्ट, drugs which are the highly bound to the alpha 1 acid glycoprotein are the all type of the following। जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है, जो आपके एसिडिक ड्रग होते हैं, तो एसिडिक ड्रग हमेशा आपके एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ जाके बाइंड होते हैं, और जो बेसिक ड्रग होते हैं वो आपके अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जाके बाइंड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बारबिचुरेट हो गया, तो बारबिचुरेट क्या होता है, आपका एसिडिक ड्रग है, तो एसिडिक कहाँ जाके बाइंड होगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन से जाके बाइंड होगा, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, इमिप्रामिन हो गया, और आपका क्यूनिडीन क्लास के जो ड्रग्स होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, और जो बेसिक ड्रग होते हैं वो कहाँ जाके बाइंड होते हैं, आपके ग्लाइकोप्रोटीन से, तो मतलब अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप एक बार लिस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा ड्रग आपके प्लाज्मा प्रोटीन के एल्ब्यूमिन के साथ जाके बाइंड होगा, या कौन सा ड्रग आपके अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से जाके बाइंड होगा। तो याद रखना, एसिड, इसमें कौन सा ड्रग आपका बाइंड होता है, एसिड ड्रग। जिस ड्रग का नेचर क्या रहेगा, एसिडिक नेचर का होगा, वो आपके एल्ब्यूमिन से बाइंड होगा, और जिस जिस ड्रग का नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है, ये नेचर पर डिपेंड करता है। यदि बेसिक नेचर का है तो आपके अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जाके बाइंड होगा, और जिसका एसिडिक नेचर है ये आपके एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ जाके बाइंड होगा। लाइक आपके बारबिचुरेट हो गया, हिप्नोटिक सेडेटिव क्लास के ड्रग्स हो गया, डाइजेपाम हो गया, इसको भी हम यूज करते हैं एज ए स्लीपिंग पिल, ठीक है। एनसेड हो गया, आपका पेन किलर वाला ड्रग हो गया, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग पेन किलर हो गया, ठीक है। डाइक्लोफिनेक वगैरह जो ड्रग्स होते हैं, वेलपुरिक एसिड हो गया, फिनिटाइन हो गया, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है, इपिलेप्सी में इनका यूज किया जाता है। आपका पेनिसिलिन आपका एक एंटीबायोटिक है, सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, आपका टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये भी आपका क्या है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग हो गया, ठीक है, या आपका बोल सकते हैं एंटीबायोटिक हो गया। टॉलब्यूटामाइड क्या होता है, ये आपके एंटी डायबिटिक ड्रग हो गया। वारफेरिन आपका एंटीकोगुलेंट हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, ये आपके हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स होते हैं, और स्पेशली आपके प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन के साथ जाके बाइंड होते हैं। बेसिक ड्रग की बात करते हैं, जैसे आपका लिडोकेन, ये आपका क्या है, लोकल एनेस्थेटिक्स है, जो कि आपका अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। इमिप्रामिन हो गया, आपका मेथाडन हो गया, आपका क्यूनिडीन हो गया, वेरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, प्राजोशिन अल्फा ब्लॉकर। तो ये सब जो ड्रग्स होते हैं ये आपके स्पेशली आपके अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जाके बाइंड होते हैं। तो इनका लिस्ट को आपको याद रखना। नेक्स्ट, द बाइंडिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ द ड्रग टू द टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले ड्रग कहाँ पर जाके बाइंड होगा, तो याद रखना सबसे ज्यादा ड्रग आपका लीवर में जाके बाइंड होता है। लीवर के बाद किस में जाएगा, किडनी, किडनी के बाद किस में जाएगा, लंग्स, लंग्स के बाद किस में जाएगा, मसल। तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, ड्रग का टिश्यू में बाइंडिंग होने का, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा आपका कहाँ पर जाके ड्रग बाइंड होता है, लीवर में। लीवर के बाद सेकंड ऑप्शन क्या होता है आपका, किडनी, किडनी के बाद कहाँ जाएगा आपका लंग्स, लंग्स के बाद कहाँ जाएगा, मसल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जिसको आपको याद रखना, ठीक है, फिगर को याद रखना है, लीवर, फिर किडनी, किडनी के बाद लंग्स, लंग्स के बाद क्या होता है आपका मसल्स में जाके डिपॉजिट हुई। ये आपका सीक्वेंस है, इस चीजों को याद रखना, ठीक है, किस तरीके से आपका ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन मतलब टिश्यू के साथ जाके बाइंड करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए प्राइमरी साइट क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, लीवर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर मैं चेंज कर दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी साइट्स फॉर द ड्रग इलिमिनेशन, या बोल सकते हैं ड्रग एस्क्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका किडनी। तो याद रखना, यदि मेटाबॉलिज्म की बात करेगा तो हमेशा फर्स्ट ऑर्गन क्या आएगा आपका लीवर, और यदि एस्क्रेशन की बात करेगा तो फर्स्ट ऑर्गन आपका क्या आता है, किडनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए, तो मैक्सिमम आपके ड्रग्स आपके लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लीवर। और मैक्सिमम ड्रग किडनी के थ्रू क्या होते हैं, एस्क्रेट आउट होते हैं, ठीक है, किडनी से यूरिन बनता है और उसके थ्रू चीजें इलिमिनेट होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है आपका किडनी। मैक्सिमम ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटेस्टाइन में।
गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होता है, लाइक आपका ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करते हैं, ये सब चीजें कहाँ होता है आपका लंग्स में, ठीक है। व्हाट इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ द कोडीन, कोडीन का एक्टिव मेटाबोलाइट पूछ रहा है, तो कोडीन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है आपका मॉर्फिन, ठीक है। तो मॉर्फिन की बात करती है, लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है एक्टिव ड्रग और एक्टिव मेटाबोलाइट्स का, ठीक है। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं चीजों को, ठीक है। एमिट्रिप्टाइलिन होता है और ये क्या है एक्टिव ड्रग है, और आफ्टर मेटाबॉलिज्म इसका जो मेटाबोलाइट है वो भी क्या होता है एक्टिव होता है, ठीक है। नॉट्रिप्टिलिन हो गया आपका, नॉट्रिप्टिलिन, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हो गया आपका कोडीन, कोडीन के बाद क्या बनता है आफ्टर मेटाबॉलिज्म, कोडीन किस में कन्वर्ट होता है मॉर्फिन में, और मॉर्फिन में भी क्या है आपका, ये भी आपका पावरफुल एनाल्जेसिक ड्रग होता है, पेन किलर ड्रग होता है, ठीक है, एनाल्जेसिक ड्रग होता है, तो ये भी क्या होता है आपका एक्टिव मेटाबोलाइट्स। डाइजेपाम आफ्टर मेटाबॉलिज्म किस में कन्वर्ट होता है आपका ऑक्साजेपाम में, ये भी एक्टिव है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव है, और ये भी आपका फार्माकोलॉजिकली एक्टिव है, दोनों में फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलेगा। डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन दोनों क्या है आपके एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं। डिजिटॉक्सिन आफ्टर मेटाबॉलिज्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, इसका जो मेटाबोलाइट क्या बनेगा डिजॉक्सिन, और ये भी आपका क्या शो रहेगा आपका कार्डियक एक्टिविटी शो करेगा। इमिप्रामिन, इमिप्रामिन के सामने में डिस लगा देना, तो डिस इमिप्रामिन ये भी है आपका, दोनों एक्टिव है, ठीक है। आपका फिनासिन से क्या बनेगा, मतलब फिनासेटिन से क्या बनता है पैरासीटामोल, इसमें भी आपका फीवर को रिड्यूस करने का कैपेसिटी है, और ये भी फीवर को आपका रिड्यूस करेगा। प्रीमिडोन, प्रीमिडन और आपका फिनोबार्बिटोन, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर आपका स्पाइरेनोलैक्टोन क्या होता है केनरिनोन, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, कि स्पाइरेनोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट्स क्या है, ये एक फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्पाइरेनोलैक्टोन का आपका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, तो याद रखना है कैनरिनोन, ठीक है, ये आपका डायबिटीज क्लास का ड्रग्स होता है। ऑलोप्यूरिनॉल का ऑलोक्सेथिन हो गया आपका, और मॉर्फिन का और क्या होता है आपका मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो लिस्ट है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया था आपका कि आपका कोडीन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है, तो आपका मॉर्फिन, और दोनों में क्या होता है आपका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द डोपामिन, प्रोडक्ट मतलब होता है जिसके सामने में प्रो लिखा हो, ठीक है, प्रीफिक्स में क्या लिखा हो प्रो, प्रो मतलब क्या होता है इनएक्टिव, और ड्रग बोल रहे हैं मतलब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ए ड्रग, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग, ये इसका करेक्ट डेफिनेशन होगा। सामने में क्या लिखूं प्रो इंजाइम, तो प्रो इंजाइम मतलब क्या होता है आपका इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द इंजाइम, मतलब जिसके सामने में प्रो लगा है वो क्या है, वो चीजें आपके इनएक्टिव है। और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स आफ्टर मेटाबॉलिज्म किस में कन्वर्ट होते हैं आपके एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होता है, याद रखना, ठीक है। जब तक इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ है ये आपके इनएक्टिव फॉर्म में है, और जैसे इनका मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी में जाने के बाद फिर एक इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डोपामिन का प्रोडक्ट क्या होता है आपका लीवोडोपा, ठीक है। लीवोडोपा क्या है आपका प्रोड्रग है, बॉडी में जाने के बाद इसका आफ्टर मेटाबॉलिज्म किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपके डोपामिन में कन्वर्ट होता है, जिसको पार्किंसन डिजीज में यूज किया जाता है आपके लीवोडोपा ड्रग को, काफी फेमस आपका ड्रग्स है, ठीक है। उसी और तरीके से बात करते हैं, ये सब जो ड्रग्स हैं जिनका लिस्ट है इनमें कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये क्या है इनएक्टिव है, लेकिन इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर में तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव मेटाबोलाइट में, और इनमें क्या है आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं, ये जो आपके एक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग्स होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है, एक बार रीड कर लेते हैं। आपका प्रोग्वानिल किस में कन्वर्ट होता है आफ्टर मेटाबॉलिज्म, साइक्लोग्वानिल में कन्वर्ट होता है, लियोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट होता है, इनालाप्रिल इनालाप्रिलेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये आपके बीपी में यूज होने वाला ड्रग है। फिर आपका डिपीवेफ्रिन आपका इपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो गया, आपका स्यूलिनडेक आपका सल्फाइड मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है स्यूलिनडेक में, बट जो सल्फाइड मेटाबोलाइट है इनमें फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, ठीक है। प्रेडनिसोन किस में कन्वर्ट होता है, प्रेडनिसोलोन में कन्वर्ट होता है। बेकमपिसिलिन किस में कन्वर्ट होता है, एम्पिसिलिन में कन्वर्ट होता है। 5 सल्फासेलाजिन, ठीक है, सल्फासेलाजिन किस में कन्वर्ट होता है आपका 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। शॉर्ट में इसी को और क्या बोलते हैं हम लोग 5ASA नाम से आता है, ठीक है, 5ASA मतलब होता है 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। और साइक्लोविर किस में कन्वर्ट होता है आपके ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और लास्ट में बात करते हैं एंटी कैंसर ड्रग आपके साइक्लोफॉस्फेमाइड या आपके एल्डोफॉस्फेमाइड और एक्रोलिन में क्या होता है कन्वर्ट होता है। तो ये सब चीजों को आपको याद रखना है। और ये इसका क्या है एक्रोलिन क्या होता है आपका टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, ठीक है, इसके वजह से क्या होता है उस पेशेंट में सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है। सिस्टाइटिस कहने का मतलब होता है इंफ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर।
तो इसमें क्या है, ये सही है, इसके वजह से फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है, एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करता है आपका साइक्लोफॉस्फेमाइड। लेकिन एक्रोलिन आपका टॉक्सिक मेटाबोलाइट है जिसकी वजह से सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि आपका साइक्लोफॉस्फेमाइड का टॉक्सिक मेटाबोलाइट क्या है, तो आपको आंसर करना है एक्रोलिन, जिसकी वजह से सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम होता है। सिस्टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। चलिए, ये आपका एंटी कैंसर ड्रग है। और एलिमिनेशन आफ्टर द 4 हाफ लाइफ इन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इज। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होता है आपका, जहां पर आपका 50% ड्रग क्या हो जाए, आपका एलिमिनेट हो जाएगा आपके बॉडी से, उस टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा हाफ लाइफ, टी हाफ इसी को बोला जाता है। ठीक है, जहां पर क्या है, नेम इंडिकेट कर, टी हाफ मतलब क्या होता है, जब आपके ड्रग में कितना परसेंट ड्रग बचे, आपका 50% ड्रग आपके प्लाज्मा में जब बचे, मतलब 50% आपका एलिमिनेट हो जाएगा और 50% कंसंट्रेशन आपका कहां पर रहेगा, ब्लड पे या प्लाज्मा पे, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, आपका टी हाफ। ठीक है, पहले 50% होगा, फिर कितना हो जाएगा, फिर आपका 25% हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 12.5% हो जाएगा, फिर आपका 6.25% हो जाएगा। तो सभी जगह क्या हो रहा है आपका 50-50% क्या हो रहा है आपका, इलिमिनेट हो रहा है चीजें। ठीक है, पहले 100% लिए थे, ठीक है, कोई ड्रग आप लिए हो 100% था, फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा आपका 50% होगा, 50% के बाद 25% के बाद आपका, फिर इसका हाफ करोगे तो आपका 12.5, फिर आपको बोलेंगे 6.25। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका 4 हाफ लाइफ के बाद, ठीक है, कितना बचेगा, तो कितना बचेगा 4 हाफ लाइफ के बाद आपका 98.93% होगा, 93% आपका बचेगा। देख लीजिए, पहले जैसे कोई भी एक ड्रग है, ठीक है, कोई भी आपने 100 mg का एक ड्रग लिया हुआ है, तो फर्स्ट आपका हाफ लाइफ में क्या होगा, देखिए फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या होगा, 50% ड्रग एलिमिनेट हो जाएगा और 50% ड्रग आपका कहां पर बचेगा, ब्लड में, ये आपका ब्लड में, और ये आपका बॉडी से एलिमिनेट हो गया, या फिर बोल सकते हैं यूरिन में होगा आपका। ठीक है, यूरिन से फिर एलिमिनेट हो सकता है चीजें। यहाँ पर क्या होगा सेकेंड में, फिर आपका 75% होगा, तो कितना बच गया 25%। फिर देखिए थर्ड में इसका हाफ कर, ठीक है, फिर आपका 87.5, फिर कितना बच गया अपना 12.5 बच गया। फिर यहाँ पर देखिए फोर्थ में जिसका क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 93% हो गया, तो फिर कितना बच गया आपका 6% आपका रिमेनिंग। और फिर फिफ्थ में क्या होता है, ऑलमोस्ट आपका ड्रग का कंसंट्रेशन कम होने लगता है आपके प्लाज्मा में। ठीक है, वही था, पहले 100% था, फिर अब कितना हुआ ये 50%, फिर इसका फिर 50% करोगे तो 25%, फिर इसका करोगे तो 12 पॉइंट आपका कितना है 5%, फिर इसका करोगे तो 6.25%। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, चीजें आपका 50-50% आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, मतलब इट इज अ टाइम एट विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन बिकम 50% इज नोन एज द टी हाफ। नेम इंडिकेट कर टी हाफ, कितने टाइम में ड्रग हाफ हो जाए। जैसे किसी का मैं बोल दूं कि 15 मिनट्स आपका प्लाज्मा टी हाफ है, तो आपको समझ लेना है कि 50 पर मतलब 15 मिनट्स, यदि मैं आपसे क्वेश्चन बोल दूं, ठीक है, कि ये आपका कोई ड्रग है और इसका जो टी हाफ है ये क्या है आपका, इसका टी हाफ 15 मिनट है, 15 मिनट है, तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि 15 मिनट के बाद इस ड्रग का ब्लड में कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ओनली 50%। मतलब ये ड्रग हमने लिया हुआ था 100 mg और मैं बोल रहा हूँ कि इस ड्रग का टी हाफ 15 मिनट है, तो 15 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, जो 100 mg मैंने ड्रग लिया हुआ तो कितना हो जाएगा 50 mg। ठीक है, सपोज किसी ड्रग का यहाँ पर कोई ड्रग है और वहां पर मैं बोल रहा हूँ कि इसका टी हाफ कितना होता है 3 आवर्स होगा, तो 3 आवर्स के बाद उस ड्रग का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, जो जस्ट हाफ हो जाएगा। और इसी के बेस पे क्या डिसाइड करते हैं हम लोग, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को डिसाइड करते हैं ड्रग का, काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टी हाफ के बेस पे ही हम लोग ड्रग का ड्यूरेशन, मतलब कितने टाइम बाद, एक टाइम लेना है कि 2 टाइम लेना है, कि आपको वीक में लेना है कि मंथ में लेना है, ये सब का डिसाइड किसके बेस पे होता है, ड्रग का टी हाफ के बेस पे डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि ये क्या इंडिकेट करता है, टी हाफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को। ठीक है, कितने टाइम में हमको ड्रग को लेना है, एक बार लेना है, 2 बार लेना है, 3 बार लेना है, बीडी लेना है, ओडी लेना है, टीडीएस लेना है, या फिर वीक में लेना है, ये सब डिसाइड किसके बेस पे होता है, टी हाफ के बेस पे ये सब चीजों को डिसाइड किया जाता है। डायनेमिक मतलब क्या होता है आपका, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन की बात करते हैं, हाउ व्हाट द ड्रग, ये करेक्ट डेफिनेशन है, केडीटी के बुक में आपका डेफिनेशन लिखा गया है कि आपका ड्रग बॉडी के लिए क्या करता है। ठीक है, आपका ड्रग बॉडी के लिए क्या करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फार्माकोडायनेमिक। और आपका यही से को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, व्हाट द बॉडी
व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग के लिए क्या करता है, तो इसको क्या बोला जाता है इस टर्मिनोलॉजी को, फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक में कैरिटी में आपका एक डेफिनेशन लिखा है, फार्माकोकाइनेटिक मींस क्या होता है, काइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट, काइनेटिक मतलब क्या होता है मूवमेंट, ड्रग की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट मतलब कैसे जब हम ड्रग ले रहे हैं तो हमारी बॉडी उस ड्रग के लिए क्या करेगा, सबसे पहले उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर इसको मेटाबोलाइट करेगा, फिर उसको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरे ओवरऑल बॉडी में, फिर क्या करेगा, चीजों को मेटाबोलाइट करेगा और लास्ट में इसको एक्सक्रिएट आउट करेगा। तो एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब किस में आते हैं, आपके फार्माकोकाइनेटिक्स में। और जो मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो मोड ऑफ एक्शन किस में चला जाएगा, आपका मोड ऑफ एक्शन आपका आ जाएगा फार्माको डायनेमिक में, ठीक है। डायनेमिक मतलब क्या होता है, हम लोग मैकेनिज्म की बात करते हैं कि कैसे आपका ड्रग हमारी बॉडी में अपना एक्शन शो कर रहा है। और काइनेटिक मतलब एब्जॉर्प्शन, कैसे ड्रग लेने के बाद हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे लिवर इसको मेटाबोलाइट करेगा और किस तरीके से यूरिन के थ्रू चीजें आपकी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजों को हम स्टडी करते हैं फार्माकोडायनेमिक में। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म को ही बोला जाता है, ठीक है, कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मेटाबॉलिज्म का ही अदर नेम क्या है आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब और एक्सक्रेशन, ये सब चीज किस में आता है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स में। और मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन या थेराप्यूटिक्स एक्टिविटी ऑफ द ड्रग्स, ये सब किस में आ जाएंगे, या एडवर्ड इफेक्ट की बात करें तो ये सब जो इफेक्ट है वो किस में आ जाता है, फार्माकोडायनेमिक्स में, जिनके हम लोग स्टडी करते हैं आपके, ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स में ड्रग का इफेक्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब एंजाइम के साथ, देखिए एक होता है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और सेकंड होता है आपका इनकॉम्पिटिटिव या फिर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, ठीक है। सपोज ये आपका क्या है, ये आपका एंजाइम है, ये आपका एंजाइम है और ये सपोज लीजिए उसका एक सब्सट्रेट है, ये आपका क्या है, आपका सब्सट्रेट। तो क्या होता है, ये आपका सब्सट्रेट, जब एंजाइम सब्सट्रेट आपस में मिलते हैं तो क्या है, जब एंजाइम सब्सट्रेट आपस में मिलेंगे तो इससे क्या मिलता है, आपको प्रोडक्ट मिलता है, ये आपका नॉर्मल प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो जो हम लोग कॉम्पिटिटिव क्लास के जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल सेम होता है। ये आपका सपोज आपका कोई ड्रग है, तो ड्रग और सब्सट्रेट का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है और इस बाइंडिंग साइट के लिए दोनों में क्या होता है, फाइट होता है, दोनों में कंपटीशन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। ये आपका सब्सट्रेट है, ये एंजाइम के साथ जाके ब्लॉक करेगा एंजाइम की बाइंडिंग, ये आपका एक्टिव साइड है, ये आपका क्या है, एक्टिव साइड है। तो ये जो सब्सट्रेट है ये इस एक्टिव साइड में जाके बाइंड होगा और इससे क्या होगा, आपका एंजाइम और सब्सट्रेट का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा और जिससे क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट। बट यहाँ पर यदि कोई ड्रग आके बाइंड हो जाए इस एक्टिव साइट पे तो लास्ट में प्रोडक्ट नहीं बनेगा और जो भी एक्टिविटी आ रही थी, ठीक है, या जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो वो आपका नहीं बन रहा था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मतलब इस बाइंडिंग साइट के लिए दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है। सेकेंड होता है आपके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स मतलब ड्रग को यहां से एंट्री नहीं लेगा इस एक्टिव साइट से, ड्रग क्या करेगा, आपका कहीं भी किसी अदर साइड से क्या हो जाएगा, ये आपका बाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस बाइंडिंग साइट पे एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होगा, अदर देन एक्टिव साइट, मतलब इस एक्टिव साइट को छोड़ के किसी दूसरे जगह से जाके क्या हो जाएगा, ये आपका बाइंड हो जाएगा इस एंजाइम में, इस एंजाइम में क्या हो जाएगा, ये आपका कोई अदर साइड से जाके ये आपका बाइंड हो जाएगा और जिसके वजह से इस एंजाइम का जो वेलोसिटी है, जो इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, ये आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है एंजाइम का, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा यदि मैं बात करूं आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को। ये जो ड्रग्स है वो यहाँ बाइंड नहीं होकर आपको क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली कहीं पर से जाके बाइंड हो जाएगा जिसके वजह से इस एंजाइम की जो वेलोसिटी है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज द वी मैक्स, इस एंजाइम की एक्ट, वी मैक्स मतलब क्या होता है आपका वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट अफेक्ट द एगोनिस्ट की पोटेंसी को अफेक्ट करेंगे एंड अ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट अफेक्ट द एगोनिस्ट के इफिकेसी को आपका क्या करेंगे,
अफेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए, जो आपके कॉम्पिटिटिव आपके एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं ये किसको अफेक्ट करते हैं, एगोनिस्ट के पोटेंसी को अफेक्ट करते हैं, और जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है ये आपके किसको, एगोनिस्ट के इफिकेसी को आपका अफेक्ट करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि पोटेंसी क्या होता है, तो पोटेंसी का मतलब समझिए और इफिकेसी का मतलब समझिए। पोटेंसी का मतलब क्या होता है, पोटेंसी का मतलब होता है अमाउंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ द गिवन इंटेंसिटी। कितना अमाउंट चाहिए किसी भी फार्माकोलॉजिक एक्टिविटी को ऑब्टेन करने के लिए, हमें कितना अमाउंट चाहिए उस ड्रग का, इस टर्मिनोलॉजी को, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, उस ड्रग का पोटेंसी बोलते हैं, और इसी से मेजर होता है उस ड्रग की एक्टिविटी। बात करते हैं इफिकेसी। इफिकेसी मतलब मैक्सिमम इफेक्ट को, ठीक है, जो मैक्सिमम रिस्पांस होता है किसी भी ड्रग का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफिकेसी। तो इफिकेसी मतलब क्या होता है, किसी भी ड्रग का क्या होता है, मैक्सिमम जो भी रिस्पांस होगा उस ड्रग का, इसको हम बोलते हैं उस ड्रग का इफिकेसी। ये कुछ भी हो सकता है, 70% हो सकता है, 80% हो सकता है, या फिर 70% हो सकता है, या फिर 40% हो सकता है। ठीक है, इसको परसेंटेज से भी हम डिनोट कर सकते हैं कि ये ड्रग की इफिकेसी कितना है, आपका 80% है, इस ड्रग का इफिकेसी आपका 60%, मतलब उसका मैक्सिमम इफेक्ट की बात कर रहे हैं। और यदि हम अमाउंट की बात करें कि अमाउंट ऑफ ए ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है, कि कितना अमाउंट चाहिए किसी भी फार्माकोलॉजी को ऑब्टेन करने के लिए, तो ये किसको हम किसे टर्मिनोलॉजी से हम करते हैं, पोटेंसी से डिनोट किया जाता है, जो किसी ड्रग के एक्टिविटी को एक्सप्रेस करता है, इज मेजर द ड्रग एक्टिविटी। एगोनिस्ट मतलब क्या होता है, एगोनिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होगा और अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, एगोनिस्ट एक ऐसा सब्सटेंसेस होता है जो रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होगा, उससे जाके इंटरेक्ट करेगा और क्या इनिशिएट करेगा, चेंजेस इन द सेल फंक्शन प्रोड्यूसिंग द वेरियस इफेक्ट होता है। ठीक है, एगोनिस्ट क्या होता है, सपोज ये आपका ये रिसेप्टर्स है आपका, इसको मान के चलते हैं रिसेप्टर, ये हो गया आपका रिसेप्टर। ठीक है, ये हो गया आपका एगोनिस्ट। एगोनिस्ट इससे बाइंड होगा और क्या देगा आपको, मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिलेगा, मैक्सिमम इफेक्ट, या फिर बोल सकते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, एगोनिस्ट रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होगा, ठीक है, और क्या करेगा, मैक्सिमम इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा, और जिसकी वजह से सेल के फंक्शन में चेंजेस आएगा। ठीक है, तो यही है, इट इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर, ये रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, इनिशिएट इन द चेंजेस इन द सेल फंक्शन, इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से सेल फंक्शन में भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा, और भी अदर आपके वेरियस इफेक्ट शो करेगा, जो भी उसका एक्शन होगा आपका। ठीक है, और एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट जस्ट अपोजिट होता है आपका एगोनिस्ट का। ठीक है, एगोनिस्ट की वजह से इफेक्ट आ रहा था और एंटागोनिस्ट क्या करेगा, इफेक्ट को ब्लॉक कर देगा एगोनिस्ट। नेक्स्ट आपका फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर के 4 टाइप्स होते हैं आपका। फर्स्ट क्या होता है, आयन चैनल रिसेप्टर, सेकंड क्या होता है आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, थर्ड आपका इंजाइम रिसेप्टर होता है, और फोर्थ आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होता है। ठीक है, तो इसमें फास्ट कौन है, तो फास्ट कौन होता है आपका आयन चैनल, याद रखना, आयन चैनल सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग होता है, और सबसे स्लो कौन होता है आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर। और रिसेप्टर के 4 टाइप्स होते हैं, आयन चैनल, जैसा आपने नाम सुना है ना, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, तो ये जो चैनल्स होते हैं, ये जो रिसेप्टर हैं, ये क्या है, सबसे फास्ट होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड आपकी मैं बात करूं तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जब रिसेप्टर के साथ एक जी प्रोटीन अटैच हो तो इसको बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और जब कोई एंजाइम एज ए रिसेप्टर वर्क करे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रिसेप्टर टाइप। ठीक है, एंजाइमेटिक रिसेप्टर बोलते हैं। अब फोर्थ होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है, जो सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं आपका, फार्माकोडायनेमिक्स टॉलरेट में बी इन्वॉल्व इन द चेंजेस इन द डैश ऑफ द ड्रग रिसेप्टर। तो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये टॉलरेंस क्या कर सकता है, उस ड्रग का एफिनिटी को चेंज कर सकता है। ठीक है, एफिनिटी मतलब होता है एबिलिटी टू द बाइंड विद द रिसेप्टर। ठीक है, उस ड्रग की एबिलिटी को बात करते हैं। ठीक है, एबिलिटी मतलब एफिनिटी मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर। ठीक है, जो एबिलिटी है इसको अफेक्ट कर सकता है, आपका रिसेप्टर के नंबर में चेंजेस कर सकता है, उसके रिसेप्टर के फंक्शन को भी चेंजेस करता है। ठीक है, जब पर्टिकुलर किसी ड्रग के लिए क्या हो जाएगा, टॉलरेंस आ जाए, तो ये क्या कर सकता है, नंबर ऑफ द रिसेप्टर को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसका इफिनिटी को चेंज कर सकता है, और ये इसके फंक्शन को भी चेंज कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। थोड़ा सा देख लेते हैं टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, ये एक कंडीशन को डिनोट करता है।
टॉलरेंस क्या है, ये कंडीशन है, ठीक है, व्हेन द बॉडी गेट यूज्ड टू द मेडिसिन, ठीक है, जब बॉडी यूज्ड हो जाती है, इसकी हैबिट हो जाती है और स्मॉल डोज में अब काम चलने वाला नहीं है, अब अपने को सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए हायर डोज देना पड़ता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये पेशेंट क्या हो चुका है या ये पर्सन जो है आपका क्या हो चुका है, टॉलरेट हो चुका है, ठीक है। पहले स्मॉल पिप में काम चल जाता है, मैं ड्रिंकर की बात करूं, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसको नशा आना नहीं चालू होगा, ठीक है, कम डोज लेगा फिर भी उसको नशा नहीं आएगा, ठीक है, उसको क्या बढ़ाना पड़ेगा, अपना डोज बढ़ाना पड़ेगा, पैक को डबल पैक करना पड़ेगा, तब जाके उसको क्या आएगा, अपना नशा आएगा, ठीक है। तो यही होता है आपका टॉलरेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, हायर डोज ऑफ ए ड्रग, या ठीक है हायर डोज आपको लेना पड़ता है टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, ठीक है, पहले छोटे पैक में काम चल जाता था ड्रिंकर के लिए, ठीक है, उतने में उसको नशा आना स्टार्ट हो जाता था, बट जैसे उसकी बॉडी टॉलरेट हो जाती है तो अब थोड़ा ज्यादा लेगा तब जाके उसको नशा आना स्टार्ट होगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं टॉलरेंस। वैसे ड्रग के लिए भी होता है, ठीक है, पहले कम इतने 100 mg पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, फिर बाद में क्या होगा, जब उस ड्रग से जब वो पेशेंट ड्रग के लिए टॉलरेट हो जाएगा तो सेम इफेक्ट मिलने के लिए आपको डोज को बढ़ाना पड़ेगा 150 या 200, जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, ये जो रीजन है ये इसके लिए है आपका कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, कि इसके पीछे रीजन क्या है, तो यही सब रीजन होता है कि उसका एफिनिटी कहीं ना कहीं पर अफेक्ट हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ड्रग के एफिनिटी में चेंजेस आ रहा है, नंबर ऑफ रिसेप्टर्स आपके इसके ये भी अफेक्ट करते हैं, उसमें कहीं पर चेंजेस आ चुका है, तो ये सब आपके डिफरेंट फैक्टर है जो टॉलरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज द बंडल ऑफ द अल्फा हेलिकल्स, ठीक है, जो आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ये आपका 7 अल्फा हेलिकल रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। यदि मैं बात करूं आपका जी प्रोटीन का तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड होगा, ये आपका रिसेप्टर है, ठीक है, ये आपके सेल मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है, ओनली याद रखना न्यूक्लियर रिसेप्टर क्या होता है, न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है सेल में, बाकी जितने भी आप रिसेप्टर पढ़े हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के सरफेस पे या ट्रांस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से क्या होता है 7 हेलिकल्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, आपके जी प्रोटीन में, ठीक है, कहाँ पर होता है जी प्रोटीन, और जी प्रोटीन क्या होता है आपका 7 अल्फा हेलिकल्स होता है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या होता है आपका 7 अल्फा हेलिकल्स आपका ट्रांस मेम्ब्रेन आपका क्या होता है, ये आपके रिसेप्टर्स होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसके साथ क्या जुड़ा रहता है, एक जी प्रोटीन ऐड रहता है, ठीक है, जी प्रोटीन के ये आपका बाइंडिंग साइट, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका 7 अल्फा हेलिकल्स, और कहाँ प्रेजेंट होता है आपका ट्रांस मेम्ब्रेन में, मतलब सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑल आर द सेकेंड मैसेंजर सिस्टम एक्सेप्ट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका साइक्लिक एमपी, ये भी सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम होता है आपका, आपका डेक आपका डाई एसाइल ग्लिसरॉल जिसको शॉर्ट में डेक बोलते हैं, ये भी आपका सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम है, आइनोसिटाइल ट्राइफॉस्फेट जिसको हम क्या बोलते हैं IP3, ये भी आपका क्या होता है सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम, और आपका ग्वानिनाइल साइक्लेज ये क्या है, लास्ट में एज है, मतलब ये आपका क्या है एक इंजाइम है, ठीक है, ये आपका इंजाइम है, ये सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम नहीं है। बात करते हैं कि जो आपका ग्वानाइल साइक्लेज है ये एक तरीका का क्या है, ये आपका एक इंजाइम है, ठीक है, जबकि बात करें हम लोग साइक्लिक जीएमपी, ये आपका क्या है आपका सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम है, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, 80 का मतलब साइक्लिक, ये आपका सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम है, जबकि ग्वानाइल साइक्लेज एक तरीके का इंजाइम है। बाकी जो 3 है आपके बात करते हैं डेक, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं डेक बोलते हैं, ठीक है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल हो गया, बात करते हैं आपका साइक्लिक एएमपी हो गया, साइक्लिक जीएमपी हो गया, IP3 हो गया, आइनोसिटाइल आपका फॉस्फेट हो गया, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, और गैसियस में बात करें तो आपका एनो हो गया, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, आपका H2O, और आपका H2S, और आपका ACO कार्बन मोनो। चलिए नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन बीइंग द रेगुलेटरी अथॉरिटी इशू विथ लाइसेंस, ठीक है, जब क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, ठीक है, एक होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, तो प्री क्लिनिकल ट्रायल में हम क्या करते हैं एनिमल्स बीइंग पे हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, और यदि हम लोग क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो ह्यूमन बीइंग पे हम इसको अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए क्या होता है एक लाइसेंस लेना पड़ता है, उस लाइसेंस का क्या नाम है आपका इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। सबसे पहले प्री क्लिनिकल स्टडी होता है, प्री क्लिनिकल स्टडी में जब रिस्पांस पॉजिटिव आता है फिर रिसर्चर कहाँ जाते हैं आपके क्लिनिकल स्टडी में, और क्लिनिकल स्टडी में जाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना रहता है,
ठीक है, एक आपके जो लाइसेंस अथॉरिटी होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, इनसे एक लाइसेंस को इश्यू कराना होता है। उस लाइसेंस का क्या नाम है, उसका नाम क्या है आपका, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। इन्वेस्टिगेशन मतलब हम एक नए ड्रग को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये सब चीजों को इन्फॉर्म करना होता है कोई जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है क्लिनिकल ट्रायल के लिए, ठीक है। तो इसका एक लाइसेंस लेना होता है। विथ रिस्पेक्ट टू द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट होता है, ठीक है। देखिए फेज 1 इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द स्मॉल नंबर, बिल्कुल करेक्ट है। ये जो फेज होता है 1 होता है, ये आपका स्मॉल नंबर ऑफ द नॉर्मल आप क्या करते हैं, ह्यूमन वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व करते हैं और यहाँ पर एक हाईली क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फेज होते हैं आपके क्लिनिकल ट्रायल का। एक होता है आपका फेज 0 जिसको माइक्रो डोजिंग भी बोलते हैं, काफी स्मॉल अमाउंट में चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। फिर आपका क्लिनिकल ट्रायल का फर्स्ट फेज होता है जहाँ पर क्या किया जाता है कि स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, स्मॉल नंबर में बोलेंगे, ठीक है, स्मॉल नंबर में हम चीजों को क्या करते हैं, ह्यूमन वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व करते हैं। लगभग 10 से 100 आपके ह्यूमन वॉलंटियर पर क्या किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है और यहाँ पर आपको सक्सेस मिलता है तो आप कहाँ जाते हो, क्लिनिकल ट्रायल के फेज 2 में, जहाँ पर आपको 200 से 300 आप पेशेंट को इन्वॉल्व करते हो। यदि यहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलता है तो फिर आप 3 में जाते हो और 3 में आप प्रेग्नेंट लेडी और जीरियाट्रिक पेशेंट को इंक्लूड करते हो। और एक फेज 4 होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, जब आपका डॉक्टर जो आपका ड्रग्स है वो आपका मार्केट में क्या हो जाता है, आपका सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फेज हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं प्री क्लिनिकल ट्रायल मतलब क्या होता है, एनिमल्स बीइंग पे स्टडी किया जाता है, ठीक है। फेज 0 को बोला जाता है माइक्रो डोजिंग स्टडी, ठीक है। फिर फेज 1 में कहाँ किया जाता है आपका काफी 10 से बोल सकते हैं 100 हेल्थी वॉलंटियर पे इसको अप्लाई किया जाता है, स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट को यूज किया जाता है, ठीक है। फेज 2 में क्या किया जाता है, ड्रग का सेफ्टी और उसका साइड इफेक्ट और उसके इफिकेसी को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लगभग आपको 300 पेशेंट इन्वॉल्व होते हैं। फिर फेज 3 में क्या होता है, उसकी एफिकेसी सेफ्टी दोनों को चेक करते हैं और यहीं पर हम लोग जेनेटिक पेशेंट जो ओल्ड पेशेंट होते हैं और जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं इन पे स्टडी करते हैं आपका फेज 3 पे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे किस फेज में हम आपका जेनेटिक पेशेंट, ठीक है, मतलब जो ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं इनको शामिल करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फेज 3। और फेज 4 को और क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है, ठीक है। ये आपका मार्केट में जब क्या है चला जाता है इस कंपनी का तो इसको बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस फेज। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस किसको बोलते हैं, आपके फेज 4 को होता है, ठीक है। नेक्स्ट हायर द वैल्यू ऑफ द थेराप्यूटिक्स इंडेक्स, ठीक है। थेराप्यूटिक्स इंडेक्स का वैल्यू दी हाई है, ये क्या इंडिकेट करता है कि जो हायर द थेराप्यूटिक्स एक्शन, ठीक है, ये सेफ्टी के लिए प्रोफाइल होता है, ठीक है। किसी भी ड्रग को सेफ्टी यदि पता करना है, ठीक है, सेफ्टी प्रोफाइल को तो हम लोग क्या देखते हैं, थेराप्यूटिक्स इंडेक्स। और थेराप्यूटिक्स इंडेक्स क्या होता है, थेराप्यूटिक्स इंडेक्स होता है आपका लीथल डोज डिवाइडेड बाय द आपका थेराप्यूटिक डोज। तो इसका क्या होता है, डेफिनेशन होता है, ठीक है। थेराप्यूटिक्स डोज ये देखिए LD50 और ED50, ठीक है। तो इसका होता है आपका TI मतलब होता है थेराप्यूटिक्स इंडेक्स डिवाइडेड बाय आपका टॉक्सिक डोज, ठीक है। इसको बोलते हैं टॉक्सिक डोज या लीथल डोज भी बोल सकते हैं। टॉक्सिक डोज डिवाइडेड बाय आपका थेराप्यूटिक डोज या इफेक्टिव डोज बोलेंगे, ठीक है, इफेक्टिव डोज। और याद रखना 50 LD50 और इसी को क्या बोलते हैं, ED50। तो थेराप्यूटिक्स इंडेक्स इक्वल टू होता है आपका टॉक्सिक डोज या इसी को बोलते हैं लीथल डोज डिवाइडेड बाय आपका थेराप्यूटिक रिस्पांस या बोलेंगे इफेक्टिव डोज और आपका 50, ठीक है। और ये और जितना ज्यादा रहेगा इसका वैल्यू जितना ज्यादा हाई होगा और ये क्या होगा, ड्रग उतना ही ज्यादा क्या है आपके लिए सेफ है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो टॉक्सिक इफेक्ट बोलो या फिर लीथल इफेक्ट बोलो, मतलब 50% आपका पॉपुलेशन आपका जब डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, जब 50% ऑफ पॉपुलेशन का डेथ हो जाए, जब हम किसी कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं, लीथल इफेक्ट चेक कर रहे हैं और जहां पर 50% एनिमल्स क्या हो जाए, डेथ हो जाए, इस डोज को क्या बोलते हैं, आपका टॉक्सिक डोज या फिर लीथल डोज। और आपका इफेक्टिव डोज क्या बोलते हैं, जब 50% एनिमल्स पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, थेराप्यूटिक्स इफेक्टिव देखने को मिलेगा यदि 50% पॉपुलेशन पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉक्सिक आपका थेराप्यूटिक्स डोज, ठीक है। मतलब 50% ड्रग 50% पॉपुलेशन पे जब ड्रग आपका इफेक्टिव हो, ठीक है, सपोज आप 100 एनिमल्स ले रहे हैं, वहां पर 50% एनिमल्स में क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर डोज में 50% एनिमल्स में क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, थेराप्यूटिक्स डोज देखने को मिल रहा है, इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो इस डोज को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव डोज। और जब आप 100 एनिमल्स पे स्टडी कर रहे हैं और
50 एनिमल जिस डोज पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उस डोज को क्या बोलते हैं, लीथल डोज। और इन दोनों का रेशियो को ही क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक्स इंडेक्स। और थेराप्यूटिक्स इंडेक्स का वैल्यू जितना हाई होगा ड्रग उतना ही सेफ है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और इसी को और क्या बोलते हैं, लीथल डोज भी बोलते हैं। इसको ऐसे याद रख सकते हो, TILE, टाइल करके आपको याद रख सकते हो, ठीक है। इसको टॉक्सिक डोज या फिर बोल सकते हैं लीथल डोज। लीथल मतलब जिस डोज पे 50% पॉपुलेशन आपका डेथ हो जाए उसका, ठीक है। तो इसको याद रखने का ट्रिक होता है, ठीक है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कि इफेक्टिव डोज ऊपर होगा कि टॉक्सिक डोज नीचे होगा। तो इसके लिए ट्रिक याद रखना आप लोग, थेराप्यूटिक्स इंडेक्स और एल से मतलब लीथल डोज, ठीक है। तो लीथल डोज करके आप लोग याद रखना टाइटल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप 2 एलर्जिक रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, टाइप 2 के बोल रहे हैं ना, टाइप 2 में आपका आ जाएगा साइटोलाइटिक रिएक्शन। चलिए हाइपर सेंसिटिविटी से रिएक्शन से रिलेटेड हम देख लेते हैं चीजों को, ठीक है। देखिए ट्रिक है इसका, टाइपर हाइपर सेंसिटिविटी, इसी को क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। और किस एंटीबॉडी की वजह से होता है आपका, IgE एंटीबॉडी की वजह से होता है, ठीक है। जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड, बी से आपको याद, ब्लड साइटोलाइटिक रिएक्शन होता है। और ये आपका IG और IgM एंटीबॉडी की वजह से होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, एलर्जिक कंडीशन के लिए या एनाफाइलेटिक रिएक्शन के लिए कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होगा, तो IgE। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ब्लड साइटोलाइटिक रिएक्शन के लिए कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो IG और IgM, GM करके आपको याद रखना है। आपसे पूछ लेगा कि एंटीजन एंटीबॉडी मेडिएटेड रिएक्शन, या फिर इसको पूछ लेता है आपका आर्थस रिएक्शन कहां पर होगा, उसको क्या बोलते हैं, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और यहाँ पर आपका IG, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन या IgG की वजह से क्या होता है, आर्थस रिएक्शन। और इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, आपका टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। और टाइप 4 को क्या बोलेंगे, टाइप 4 होता है आपका मेडिएटेड थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ द टी लिम्फोसाइट, टी सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है आपका टाइप 4 में। इसी को और क्या बोलते हैं हम लोग, डी से आपको रिलेट कर सकते हो, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। डिलेड टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किसको बोलेंगे हम लोग, टाइप 4 को, ठीक है। देखिए ABCD करके आपको याद रखना है। बाकी ABC क्या होता है, ये आपका ह्यूमरल से रिलेटेड होता है। और जो आपका D होता है ये आपका सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जहां पर टी सेल का, टी लिम्फोसाइट सेल का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये आपका कंप्लीट हमने स्टडी कर लिया आपका फार्माकोलॉजी का। हमने फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, क्लिनिकल ट्रायल और एडवर्ड ड्रग रिएक्शन से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट MCQ है, जिसको आज हमने आपका डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।